नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद में विपक्ष पर भड़के रेल मंत्री, रेल हादसे पर उठे सवाल तो अश्विनी वैष्णव हुए आग बबूला। विपक्ष से बोले पहले अपने गिरेबान में झांको, कहा कांग्रेस का काम ट्रोल सेना की मदद से झूठ फैलाना, रेल यात्रियों को डराना। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कोटा के अंदर कोटा को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के फैसले को पलटा। SC/ST कोटे में सब कैटेगराइजेशन को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया सही। स्वाति मालीवाल केस में केजरीवाल को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार पर की सख्त टिप्पणी, कहा क्या सीएम आवास गुंडों के लिए है। अब अगली सुनवाई 7 अगस्त को तय। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका की खारिज। हाईकोर्ट हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को अब एक साथ सुनेगा। हानिया ही नहीं, हमास मिलिट्री चीफ दाइफ का भी हुआ खात्मा। इजराइल का बड़ा दावा, 24 घंटे में हमास को 3 जख्म दे गया इजराइल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात संसद के मॉनसून सत्र की। संसद के चालू मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन रहा। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेनों की सेफ्टी पर बात की। इस पर विपक्ष ने ताजा हादसों पर सवाल पूछा और जमकर हंगामा किया। रेल मंत्री ने कहा कि जो लोग यहां पे चिल्ला रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि सत्ता में रहने के 58 सालों में वो 1 किलोमीटर दूर भी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा क्यों नहीं लगा पाए। आज वो सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं। जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तो वो दुर्घटनाओं की संख्या बताती थी कि 0.24 से घटकर 0.19 हो गई है। ये लोग सदन में तब ताली बजाते थे और आज जब ये 0.19 से घटकर 0.3 हो गई है तो वो इस तरह का आरोप लगाते हैं। क्या ये देश ऐसे ही चलेगा? अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि कांग्रेस सोशल मीडिया की अपनी ट्रोल सेना की मदद से झूठी बातें उठाती है। क्या वो उन 2 करोड़ लोगों के दिलों में डर भरने की कोशिश कर रहे हैं जो हर दिन रेलवे से यात्रा करते हैं? अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि यूपीए के कार्यकाल में सालाना औसत 171 एक्सीडेंट होते थे। हमारी सरकार में एक्सीडेंट की संख्या में 68% की कमी आई है। इस पर विपक्ष ने हंगामा जमकर किया। तब वैष्णव ने आगे कहा कि विपक्ष पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे। आज क्या कुछ हुआ संसद में? हुआ यही कि बीजेपी की स्ट्रेटजी सामने नजर आ रही है। एक दिन अनुराग ठाकुर बरसे, आज अश्विनी वैष्णव गरजे और बार बार एक ही चीज को बाकायदा टारगेट किया जा रहा है कि हिंदुस्तान का विपक्ष झूठा है, अफवाह फैलाता है और तथ्यों के आधार पे उनके पास कहने को कुछ नहीं है तो इधर उधर की बातें करके पार्लियामेंट को अवरोध करता है। ये भारतीय जनता पार्टी की लाइन अब लग रही है कि विपक्ष को उसी के भाषा में जवाब देना जरूरी है कि आप सिर्फ तथ्यात्मक बातें ना करें बल्कि एक एग्रेसिव स्टैंस लेकर, और इसलिए जो आंकड़े आए इसमें कोई डाउट नहीं है कि रेलवे एक्सीडेंट जो है बहुत ही कम हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं और ये जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी कि भाई एक्सीडेंट लगातार अच्छा होता क्या है कि लगातार 10-15 दिन में 3-4 एक्सीडेंट्स हो गए तो मामला वो उठना भी चाहिए, लेकिन बहस करने के लिए आपके पास तथ्य होने चाहिए, विपक्ष की तरफ से लॉजिकल सवाल उठने चाहिए। आप दुर्घटनाओं के ऊपर राजनीति और राजनीति वैसी कि जिसमें बिल्कुल पर्सनल अटैक करेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को लगता है खुली छूट दे दी है कि जैसा भी मन करे टारगेट करने के लिए तो वो टारगेट किया जा रहा है। और आज जिस हिसाब से, वैसे तो बड़े ही मृदु स्वभाव के हैं अश्विनी वैष्णव, लेकिन आज
उनकी हीरोपंथी जो है संसद में देखने को मिली। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले के मुताबिक कोटा के अंदर कोटा को मंजूरी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला देकर साफ कर दिया है कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने में सक्षम होगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया है। हालांकि कोर्ट का यह भी कहना था कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस वीआर गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मंथल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, 7 जजेस थे। जस्टिस बेला त्रिवेदी को छोड़कर 6 के 6 जज एक राय पे पहुंचे। वो राय क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ लोग दलितों के अंदर ही सारी मलाई चट कर जाते हैं, तो सरकार के पास यह अधिकार है कि वो कोटा के अंदर कोटा, मतलब ये कि जो लोग दलितों में जो छूट गए हैं उनके लिए अलग तरीके से रिजर्वेशन की पॉलिसी आप बना सकते हैं। मतलब कुछ लोग सारा मलाई खा जा रहे हैं और जिनको वाकई में जरूरत है उन तक वो पहुंचता नहीं है, तो उसके लिए आप नए ढंग से रिजर्वेशन पॉलिसी बना सकते हैं। एक दूसरी चीज ये भी वो जानते हैं, ये नेताओं का, जैसे राहुल गांधी, ये अखिलेश यादव, तेजस्वी, ये जो जाति जाति करने वाले लोग हैं, इनके चाल चरित्र, चेहरे को भी वो लोग पहचानते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, मतलब कि आप अपने राजनीतिक फायदा के चक्कर में कैटेगरी नहीं क्रिएट करेंगे, बाकायदा लॉजिकल, रैशनल और वेरीफाइबल डाटा होना चाहिए कि फला जाति उसको नौकरी में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आप कोटा बढ़ा सकते हैं। तो एक बात तो ये कि कोटा विद इन कोटा, लेकिन एक और बात कही गई जिसमें सारे जजेस ने अपने जजमेंट में लिखा है कि ये जो कोटा के अंदर, ये जो दलितों के अंदर क्रीमी लेयर होना जरूरी है। मतलब जैसे ओबीसी रिजर्वेशन है, तो जिस परिवार का एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा है उनको क्रीमी लेयर में माना जाता है, तो 8 लाख से अगर ऊपर हो गया तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो आज फैसला यह भी हुआ कि दलितों के अंदर भी क्रीमी लेयर होना चाहिए, मतलब सब दलितों को अब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जो अमीर हो गए, जो धनाढ्य हो गए, जो ऑफिसर्स बन गए, उनके बच्चों को अब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इस जजमेंट में एक और बात कही गई जजेस के द्वारा बाकायदा लिख करके, उसमें यह कहा गया कि सरकार यह भी कानून लगा सकती है कि जिस परिवार को एक बार आपने रिजर्वेशन का फायदा ले लिया, बार बार रिजर्वेशन आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। मतलब एक जनरेशन ने लिया फायदा तो फिर दूसरे जनरेशन को फिर वही फायदा नहीं दिया जाएगा। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि धीरे 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 जो रिजर्वेशन के जो बेनिफिशियरीज है वो इस रिजर्वेशन के सिस्टम से आउट होते चले जाएंगे, वो जनरल कैटेगरी में होते चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज का जो फैसला है वो आरक्षण को खत्म करने की शुरुआत है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बात बड़ी लॉजिकल बताई जा रही है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी हो, बीजेपी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, वो इस तरह का पॉलिटिकल डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं है इन लोगों में। ये सही फैसला लेने में डरते हैं क्योंकि चुनाव हार जाएंगे, बवाल मच जाएगा। तो ये मार्ग
जो सही रास्ता आज सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है। जी, अब बात करते हैं स्वाति मालीवाल केस में केजरीवाल और उनके चहेते विभव कुमार को लगे झटके की। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद विभव कुमार की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो 7 अगस्त को होगी। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने विभव को लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि क्या इस तरह के गुंडे को मुख्यमंत्री आवास में काम करना चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विभव ने इस तरह का आचरण किया जैसे कोई गुंडा मुख्यमंत्री के आवास में घुस गया हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला के साथ बदसलूकी जो है वो की गई है। ऐसे बर्ताव पर शर्म नहीं आती। निजी सचिव के पद से हटने के बाद विभव कुमार सीएम आवास में आखिर क्यों गए थे। ये फैसला जो है आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है, आज तो राहत नहीं मिली है। ये विभव के लिए तो झटका है ही, लेकिन केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका। देखिए, पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के घर में गुंडा क्या कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है। कोर्ट इनडायरेक्टली ये कह रही है कि केजरीवाल गुंडे पालता है, गुंडे को क्यों रखे हुए हो। और ये सवाल कैपिटल टीवी ने उसी दिन उठाया था जो आज जज साहब ने पूछा। आप उस वीडियो को देखेंगे कि जिस दिन ये मसला शुरू हुआ था, ये पूछा हम लोगों ने कि भाई वो कर क्या रहा है वहां। उसको तो उसके पद से हटा दिया गया था, तो वो किस हैसियत से सीएम दत्त के आवास में वो मौजूद था। ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब देना पड़ेगा। और वो भी तब जब आप देखिए, आपकी माने आश्चर्य वाली बात क्या है, इसकी गिरफ्तारी कहां से हुई। विभव की गिरफ्तारी कहां से हुई? केजरीवाल के घर से। मतलब जुर्म करने के बाद भी वो मुख्यमंत्री के निवास में था। तो एक बात तो ये हो गई, लेकिन जज किस बात पे नाराज थे। मनु सिंघवी साहब ने बहुत सारे इधर उधर की बातें कही, कहा कि देखिए चोट ज़्यादा नहीं आई, पहले दिन इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराया, ये पुलिस वाले इनके अपने हैं, एलजी इनका अपना, राजनीतिक कलर देने की कोशिश की। जज साहब ने आज क्लास लगा दी सिंघवी साहब की। उन्होंने कहा कि भाई 112 पे उन्होंने कॉल किया था, तो हाँ किया था, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो पूरी थ्योरी है वो गड़बड़ है, कि कोई कॉन्कॉक्टेड स्टोरी नहीं है। इस लड़की ने, जो एक राज्यसभा की सांसद है, उसकी पार्टी मेंबर है, वो ये कह रही है कि मेरा पीरियड चल रहा है, मुझे पेट में मत मारो, और फिर भी ये गुंडा वो काम कर रहा है। इसके दिमाग में सत्ता का नशा चढ़ गया है। ये एक बड़ा सवाल है जो आज कोर्ट के रुख से बिल्कुल साफ है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हम गुंडों को, हम बलात्कारी को, मर्डर को, भ्रष्टाचारी को बेल दे देते हैं, लेकिन इसका पाप, इसका काम जघन्य अपराध है। अबला महिला के ऊपर यह अत्याचार कर रहा था, इसको कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलने वाली, तो जज साहब का जो रुख था। लेकिन एक सवाल और है जो पूछा जाना चाहिए कि सिंघवी साहब, आप केस लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केजरीवाल ये बताए कि सिंघवी साहब को पेमेंट कौन कर रहा है, क्योंकि विभव की औकात नहीं है कि वो सिंघवी साहब को हायर कर सके। क्या दिल्ली की जनता के पैसे, सरकारी पैसे का इस्तेमाल हो रहा है इसमें? यह जानना बहुत ही जरूरी है कि आप गुंडागर्दी करें, आप भ्रष्टाचार करें, आप चोरी करें, और वकील रखने के लिए भी दिल्ली की जनता अपने पैसे को जो है उसमें खर्च करे। यह अपने आप में जांच का विषय है और इसके ऊपर एलजी साहब को कोई एक्शन लेना चाहिए।
जी, अब बात करते हैं मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद की। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर चल रहे विवाद में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से आज बहुत बड़ा झटका लग गया है। हिंदू पक्ष को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि मुकदमा विचारणीय है, हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य है। कोर्ट का यह फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है। श्री कृष्ण भूमि केस मामले में अब ट्रायल चलेगा और आगे याचिकाओं की सुनवाई जारी रहेगी। यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है। हिंदू पक्ष की जीत, मुस्लिम पक्ष को झटका। क्या मुस्लिम पक्ष अब शांत बैठेगा या सुप्रीम कोर्ट जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुस्लिम पक्ष भागा भागा फिर रहा है, वो सच का सामना नहीं करना चाहता। अभी केस क्या है इसको समझेंगे, लेकिन एक बात समझ लीजिए, क्यों बड़ी जीत है। बड़ी जीत इसलिए है कि सुनवाई होगी, बहस होगी, साक्ष्य मांगे जाएंगे, तो हिंदू पक्ष के पास साक्ष्य का समंदर है कि कैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर औरंगजेब ने अत्याचार किया, मंदिर को तोड़ा, जो मेन गुंबद है वहीं पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उस जगह पे मस्जिद बना दी गई, मंदिर को तोड़ा गया। मंदिर बड़ा विशाल था, वो भी सब डॉक्यूमेंटेड है, हिस्टोरिकली वो प्रूवन चीज है, और उसके मलबे से मस्जिद बनाई गई है। जैसे अयोध्या के अंदर इनकी चोरी इस तरह से पकड़ी गई थी कि जो ये तमाम वामपंथी कांग्रेसी लोग जो कहते थे कि वहां कोई मंदिर नहीं था, मंदिर नहीं था, और जैसे ही वहां पे खुदाई शुरू हुई तो मालूम चला कि उस मंदिर को तोड़ के जो मलबा था, मलबा के ऊपर बनाया गया। यहां तो औरंगजेब ने दूसरा काम किया था, मंदिर के पत्थरों, ईंटों, उनके दरवाजों से, उनके पिलर से इसने सारी चीजें बनाई है। तो सबूतों का तो भंडार है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता। वो अपने दावों को साबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये लोग मेंटेनेबिलिटी का सवाल इन लोगों ने लोअर कोर्ट में उठाया कि भाई ये सुनने योग्य नहीं है। क्यों नहीं भाई, ये वक्फ की जमीन है, वक्फ कोर्ट अपना देखे। भाई वक्फ के आपने लिखवा के रख लिया है। एक तो सरकार को वक्फ का जो जितना कानून है, वक्फ बोर्ड वगैरह सब बैन करना चाहिए। ये कांग्रेसियों का तमाशा है। इन लोगों ने जो है अनर्गल इस तरह के कानून बना दिए हैं। तो एक तो वक्फ का सहारा ले रहे थे, फिर ये कांग्रेसियों ने जो बनाया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो आपने जो है तमाशा करने के लिए आपने कर दिया। उन सारे कानूनों का आधार लेकर के कि इस केस में कोई कोर्ट फैसला नहीं कर सकता है, ये अर्जी लेकर के गए थे। लेकिन लोअर कोर्ट हो गया, अब हाई कोर्ट हो गया। हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं, सुनवाई तो होगी, साबित करना पड़ेगा कि ये जो है ओरिजिनली एक मस्जिद थी, यहां पे कोई मंदिर नहीं था। मंदिर मिलेगा तो वहां मंदिर बनेगा। अब हाई कोर्ट से अभी लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन जिस तरह के साक्ष्य है, जिस तरह की चीजें हैं, उसमें तो कोर्ट को भी ये मानना पड़ेगा कि ये जो विवाद है, इसके ऊपर बाकायदा सुनवाई होनी चाहिए। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। इजरायली सेना ने पिछले 24 घंटे के अंदर हमास को 3 बड़े जख्म दे दिए हैं। हमास के मुखिया इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र को मारने के बाद अब इजरायली सेना ने हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद देफ को भी मार गिराया है। इजराइल ने दावा किया है कि गाजा में हमलों के दौरान हमास का मिलिट्री चीफ मोहम्मद डीफ मारा गया। एक आंख वाला मोहम्मद डीफ इजराइल में कुख्यात था और 7 अक्टूबर के भीषण आतंकी हमले में उसकी अहम भूमिका थी। ऐसे में बीते 9 महीनों से जारी जंग में इजराइल ने निर्णायक सफलता पाली है। उसने लगातार 2 दिनों में हमास के 2 बड़े लोगों को ढेर कर दिया है। इजराइल की सेना ने आज मोहम्मद डीफ के मारे जाने का ऐलान खुद से किया है। अब तक 3 मौत की खबर आ चुकी है। क्या अगला प्लान है? देखिए, नंबर 2 था, नंबर 1 गया, नंबर 2 गया। कल भी मैंने कहा था, कोई नंबर 1 बनने के लिए अब डरेगा। जिसको जाना होगा ऊपर, वही नंबर 1 नंबर 2 की रेस में सामने आएगा। ये इजराइल है। पूरी दुनिया
आए एक तरफ, लेकिन इजराइल का डिटर्मिनेशन एक तरफ। यह होता है एक स्वाभिमानी राष्ट्र। क्या आपके बच्चियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर किसी आतंकी संगठन ने, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वो कहीं भी छुपा हुआ क्यों ना हो, उसने अत्याचार किया, तो वो राष्ट्रीय अस्मिता को, लोगों के मनोबल को मजबूत रखे रहने के लिए कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। और ये कार्रवाई, ये घुस के मारने का जो अंदाज है, ये बड़ा काबिल तारीफ है। हिंदुस्तान को भी और बाकी मुल्कों को भी जो आतंकवाद से ग्रसित है, उनको भी इस तरह का काम करना चाहिए। लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक नई कहानी जुड़ रही है। ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि जो घुस के मारा गया है, जो बेइज्जत हो गया ईरान पूरी दुनिया के सामने, कि तुम्हारे पास कोई डिफेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई भी आता है घुस के मार के चला जाता है, तुम्हारा गेस्ट था, तो इसके ऊपर वो जवाबी कार्रवाई करेंगे, मौत का बदला लिया जाएगा। लेकिन बदला कैसे लेंगे आप? ज़्यादा आप सोचेंगे, ज़्यादा टाइम बीत जाएगा, सब भूल जाएंगे। मे बी एक पॉलिटिकल फेज जो है ईरान की जनता के लिए, यहाँ की सरकार ये ऐलान कर रही है कि हम बदला लेंगे, लेकिन बदला लेने का कोई सीन नज़र नहीं आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि तैयारी नहीं है, इजराइल से आप लड़ नहीं पाओगे, और इसलिए लग ये रहा है कि ईरान फिर से वही पीछे से हिजबुल्लाह को हथियार देके, हिजबुल्लाह को समर्थन देकर, हिजबुल्लाह को रिसोर्सेज देकर, हमास के लोग जो बचे हैं, कुछ बचे हुए हैं, जो कुछ भी बचे हुए हैं, उनको जो है फिदायीन बना करके, उससे रिसोर्सेज दे करके आप पीछे से हमला करोगे। डायरेक्ट वॉर होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।